ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। हमने लास्ट टाइम जो किया था वो किया था कंपोजिट वॉल। तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जब कंपोजिट वॉल की बात की थी तो हमने कंपोजिट वॉल की बात सीरीज़ में की थी। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास हर दफ़ा जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन हो उसके लिए हमारे पास वॉल के अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा हो वो सीरीज़ में ही यूज़ हो रहा हो। देयर माइट बी अ चांस कि हमारे पास मटेरियल सीरीज़ के जगह पे पैरेलल में हमारे पास कंबाइन हुआ हुआ हो। ठीक है, हम अभी अपनी एग्जांपल देखेंगे। तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ़ अगर हमारे पास पैरेलल में कोई हमारे पास जो है मटेरियल एक दूसरे से कांटेक्ट में हो और उसके दरमियान हमारे पास हीट किस तरीके से फ्लो होगी। ठीक है, सबसे पहले हम जब पैरेलल की बात करने से पहले जो है हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देंगे आपको। दोबारा से मैं दूंगी थर्मल रेजिस्टेंस का। वैसे तो हमने थर्मल रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगी वो मैं इस तरीके से दूंगी ताकि जो है, क्योंकि देयर वुड बी अ डायग्राम दैट यू हैव टू ड्रॉ इन एग्जाम, और जब भी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसकी वजह से जो है मैं आपको दोबारा से एक नया कॉन्सेप्ट दूंगे थर्मल रेजिस्टेंस का। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, टेम्परेचर डिफरेंस का हमारे पास होता है डिवाइड बाय टू द हीट ट्रांसफर, कि हमारे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, या इनिशियल वॉल के एक इंटरफेस पे और दूसरे इंटरफेस पे कितना टेम्परेचर है, उनका डिफरेंस डिवाइड बाय हमारे पास कितनी हीट फ्लो हो रही है, वो हमारे पास बता रही है कि कितनी रेजिस्टेंस है वॉल के अंदर, वो कितनी हीट फ्लो करना अलाउ कर रहा है और कितनी हीट फ्लो करने नहीं दे रहा। ठीक है, हमारे पास ये बता रहे हैं। तो हम जनरली जो हम अपना आर मालूम करते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस मालूम करते हैं, वो हम मालूम करते हैं डेल्टा टी अपॉन क्यू। या फिर हम अपना हीट फ्लो मालूम करते हैं तो कैसे मालूम करते हैं, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन आर। ठीक है, you can easily rearrange it and can find the value of R as well by using the temperature difference and heat transfer. अब हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट बस थर्मल रेजिस्टेंस का इट इज क्वाइट सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज वेल। जैसे कि हमारे पास ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टर या सर्किट के अंदर, वो हमारे पास करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके मतलब रेशियो होता है हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप टू द करंट फ्लो। V इक्वल्स टू आई आर, या कह लो R इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन आर। ठीक है, तो हमारे पास कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितना वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस अ रेजिस्टर, वो हमारे पास बताता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जैसे कि हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस बता रहा है कि टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो रहा है, कितनी हीट फ्लो हो रही है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में हम ऐसे ही मालूम करते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और कितना करंट फ्लो होना अलाउ है, वो हमारे पास बताता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है। थर्मल रेजिस्टेंस भी हमारे पास इसी तरीके से होती है कि हमारे पास कितनी टेम्परेचर डिफरेंस है या कितना हमारे पास टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, कितने हीट फ्लो हो रही है, वो हमारे पास बताता है कि हमारे पास इस मटेरियल की थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है, एनालॉगस कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इसके इस तरीके से अगर हम अपनी जो है थर्मल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को देखें तो हमारे पास ओम्स लॉ क्या कहता है, delta V equals to IR, or you can easily rearrange it to find the value of R. R would be delta V upon I. यानी ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है एंड दिस इज द करंट फ्लो। इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ R कि कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। अगर आप अपनी फोरियर्स लॉ से हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी फॉर थर्मल रेजिस्टेंस, तो आप देखो तो ये इक्वेशन क्वाइट सिमिलर है उस इक्वेशन के। आपके पास यहाँ पे डेल्टा टी आता था और यहाँ पे क्यू आता था। ठीक है, आर वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन क्यू, यानी कि हमारे पास कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द वॉल और हमारे पास कितनी हीट फ्लो हो रही है पर यूनिट एरिया। ठीक है, आर वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन क्यू, और वी कैन से आर वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन क्यू अपॉन ए, क्योंकि ये हमारे पास क्या हीट फ्लक्स है, हीट फ्लो पर यूनिट एरिया। तो अगर आप सिंपल हीट फ्लो की बात करो, क्यू की बात करो, पर यूनिट एरिया की बात ना करो, देन यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ यूनिट एरिया, या यू हैव टू इंट्रोड्यूस द वैल्यू एरिया ऑफ द मटीरियल, कि कितना मटीरियल है जिसकी आप बात करो। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हमारे पास एरिया के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास सर्किट के अंदर देयर इज नो कॉन्सेप्ट, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो एरिया डिपेंडेंट नहीं है, जो रेजिस्टेंस है वो एरिया डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि रेजिस्टेंस किसके डिपेंडेंट है, करंट फ्लो के डिपेंडेंट है, चार्ज के ऊपर, नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर डिपेंडेंट है।
जबकि हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस में हमारे पास जितना ज़्यादा एरिया होगा मटेरियल का उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस वो प्रोड्यूस करेगा, उतनी ज़्यादा ट्रबल होगी हीट को फ्लो करने के लिए फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे जो क्यू इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो हीट फ्लक्स वाला इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी हीट फ्लो पर यूनिट एरिया, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल एज वेल। तो हमारे पास अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो इक्वेशन क्या है, क्वाइट एनालॉगस है, सेम है। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट? समझ आ गई ये वाली बात? ठीक है, नाउ मूव ऑन टू, अगर हम ये वाली थ्योरी अपनी ये वाला कॉन्सेप्ट इम्प्लाई करें अपनी थर्मल रेजिस्टेंस की सर्किट ड्रॉ करने में, तो हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सर्किट होता है वैसे ही बस थर्मल रेजिस्टेंस का सर्किट भी होगा। अच्छा, ये सारी बातें हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास एक मेजर सोर्स है हीट प्रोड्यूस करने की। हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम जो है अपने सर्किट की बात कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जब भी हम हीट सोर्स की बात करें या जब भी हम अपने किसी भी सिस्टम की बात करें जहाँ पे हीट एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हम हमेशा 3D डायग्राम नहीं बनेंगे, हमेशा हम जो है पूरा का पूरा अपना मटेरियल स्पेसिफाई नहीं करेंगे। समटाइम क्या करते हैं हम उसको ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं अपनी सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, अब जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, हमारे पास ये एक सर्किट मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बता रहा है। तो हम इसको सिंपल किससे ड्रॉ करते हैं? हमने देखा ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है सर्किट का, ये हमारा एंड पॉइंट है सर्किट का, ये हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? जिस डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यानी इनिशियली हमारे पास सर्किट के स्टार्ट में क्या वोल्टेज था और यहाँ पे एंड पॉइंट पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, अब ये वोल्टेज ड्रॉप किस वजह से आ रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R की वजह से। सेम एज थर्मल रेजिस्टेंस हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी ऐसे ही हमारे पास इसका फिनोमिना सेम होता है। अब हम बात करें, हम इसी तरह की डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, ताकि जो आपने लास्ट टाइम प्लेन वॉल वगैरह की डायग्राम बनाई थी, कंपोजिट सिस्टम की बनाई थी, एक सिंगल वॉल है तो इट इज़ ईजी फॉर यू टू ड्रॉ द डायग्राम। लेकिन अगर हम कंपोजिट वॉल की बात करें जिसके अंदर मल्टीपल लेयर देंगे, लेट्स से 10 लेयर्स हैं उसके अंदर, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ड्रॉ दिस, ठीक है, कंप्लीटली। तो हम उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अपनी इस तरह की सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक मटेरियल है या एक लेट्स से प्लेन वॉल है। ठीक है, इनिशियली वॉल के एक इंटरफेस पे आपका टेम्परेचर T है, TA है, और दूसरे इंटरफेस पे TB है। हीट इस डायरेक्शन में फ्लो करिए, जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा हीट उस डायरेक्शन से टूवर्ड्स दी टेम्परेचर लेस टेम्परेचर फ्लो करेगी, तो हीट फ्लो करिए इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, एंड लेट्स से जो हीट जो थिकनेस है हमारे पास मटेरियल की, इट इज़ डेल्टा एक्स। तो अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम बनाएं तो हमारे पास क्या है, ये इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे पास एंड पॉइंट है। यहाँ पे टेम्परेचर वुड बी TA, यहाँ पे टेम्परेचर वुड बी TB। हीट विल फ्लो फ्रॉम TA टू TB, तो Q की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दिस, ठीक है, टूवर्ड्स द राइट साइड। एंड देन जो हीट फ्लो के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू द थर्मल रेजिस्टेंस RTH। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास टेम्परेचर ड्रॉप किस वजह से आ रहा है? थर्मल रेजिस्टेंस की वजह से। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है जितना टेम्परेचर हमारे पास यहाँ है उतना ही टेम्परेचर यहाँ पर होगा। सिंस हमारे पास मटेरियल चेंज हो रहा है, हमारे पास एक अचानक से ब्लॉकेज आ गई है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी, और वो रेजिस्टेंस क्या होगी? हमारे पास को मटेरियल की अपनी रेजिस्टेंस या मटेरियल की अपनी कंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? RTH, यानी थर्मल रेजिस्टेंस। तो जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से हम अपने थर्मल सर्किट्स भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट? ये तो हमने बात की सिंपल सिंगल वॉल की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई भी इशू? यू कैन आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि फिर उसके बाद हम फर्दर अपनी कंपोजिट वॉल की तरफ जाएंगे दोबारा से। कोई प्रॉब्लम नहीं है?
ठीक है, अब नाउ मूव ऑन टू, हम अपनी थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं मज़ीद, हम सीरीज़ की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास जब हमने बात की कि इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे पास सेम होगा, हमारे पास थर्मल, तो हमारे पास जो कहते थे कि आई इज कांस्टेंट, ठीक है, और हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज हो रही है और वोल्टेज ड्रॉप चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्मल रेजिस्टेंस जब हमने सीरीज की थी लास्ट क्लास के अंदर, हमने क्या कहा था, Q इज सेम और हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है हर पॉइंट पर एंड रेजिस्टेंस चेंज हो रही है मटेरियल की हर पॉइंट पर। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है और जैसे कि हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, वैसे ही हमने थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट की थी पिछली क्लास के अंदर सीरीज के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, लेट्स से हमारे पास कंपोजिट वॉल है और इसके अंदर जो मटेरियल्स है हमारे पास, के जो वॉल की लेयर्स हैं ये हमारे पास सीरीज में है। ठीक है, पहले एक वॉल का मटेरियल है विद द थिकनेस ऑफ x1, फिर दूसरी वॉल का मटेरियल है विद द थिकनेस ऑफ x2 एंड तीसरी वॉल का मटेरियल विद द थिकनेस ऑफ x3। इनिशियल जो वॉल का इंटरफेस का टेम्परेचर है वो है हमारे पास TA एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वॉल इंटरफेस इज TB। अब ऑब्वियस सी बात है, सिंस सारे मटेरियल डिफरेंट हैं तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, K1 K2 K3 एंड हीट विल फ्लो फ्रॉम TA टूवर्ड्स TB। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक थर्मल सर्किट की, तो हमारे पास थर्मल सर्किट किस तरह ड्रॉ होगा, TA वुड बी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन क्या होगा, मटेरियल A, मटेरियल A की क्या होगी रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे आ जाएगी, RTH1, it is showing the thermal resistance of material A। फिर क्या होगा, हमारे पास मटेरियल ए खत्म होगा, हमारे पास इंटरफेस शुरू होगा सेकेंड वॉल का। तो जब सेकेंड वॉल शुरू होगी तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो टेम्परेचर कितना ड्रॉप होगा, लेट्स से T1 कर दें आप इसको, यहाँ पे इंटरफेस पे द टेम्परेचर वुड बी डिफरेंट क्योंकि हम सीरीज की बात करते हैं अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे द टेम्परेचर वुड बी डिफरेंट, तो हमने एक और पॉइंट को डिनोट कर दिया शोइंग द टेम्परेचर ड्रॉप या टेम्परेचर चेंज। ठीक है, डेल्टा टी यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट डेल्टा टी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट टेम्परेचर ड्रॉप या फर्स्ट टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारे पास, दिस वुड बी T1। T1 के बाद क्या होगा, हमारे पास सेकंड मटेरियल स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दिस मटेरियल वुड हैव अ डिफरेंट थर्मल रेजिस्टेंस, हमने उसको अपना नेम कर दिया RTH2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जब हमारे पास थर्ड वॉल और सेकंड वॉल का कांटेक्ट आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप जितना होना था वो हो गया, हमारे पास फाइनल वॉल 2 का हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ गया, इट वुड बी लेट्स से T2। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना टेम्परेचर ड्रॉप डिनोट कर दिया। फिर क्या होगा, हमारे पास मटेरियल 3 स्टार्ट होगा, मटेरियल 3 जब स्टार्ट होगा हमारे पास तो ऑब्वियसली बात है इट वुड हैव अ डिफरेंट थर्मल रेजिस्टेंस विच वुड वी वुड नेम इट एज RTH3 एंड देन हमारे पास जब 3 मटेरियल ख़त्म होगा तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर जितना ड्रॉप होना था उतना ड्रॉप हो गया, जितना ग्रेडियंट क्रिएट होना था उतना ग्रेडियंट क्रिएट हो गया एंड देन द फाइनल टेम्परेचर वुड बी सेम एज दिस TB। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्मल सर्किट हो गया। जैसे कि हम अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने अपना थर्मल सर्किट ड्रॉ किया। हमारे पास जितने मटेरियल्स थे ये सारे सीरीज में अटैच थे, एक दूसरे से सीरीज में कंबाइन थे, तो हमने क्या किया, अपनी रेजिस्टेंस को भी सीरीज में अटैच कर दिया। हर पॉइंट पे हमारे पास कांटेक्ट पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट जनरेट होना शुरू हुआ। सही, अब सिंस टेम्परेचर प्रोफाइल लीनियर है तो यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर पॉइंट पे टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होगा। फिर जैसे ही हमारे पास अगला मटेरियल स्टार्ट होगा टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज होगी और टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने टेम्परेचर ग्रेडियंट को डिनोट कर दिया। फिर जैसे ही हमारे पास अगला मटेरियल स्टार्ट होगा टेम्परेचर प्रोफाइल फिर से चेंज होगी, टेम्परेचर ग्रेडियंट फिर से चेंज होगा और हमारे पास फिर एक और लीनियर प्रोफाइल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ए का वो डिफरेंट, सॉरी ये जो हमारे पास मटेरियल 1 है इसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो मटेरियल 2 से डिफरेंट होगा, मटेरियल 2 का टेम्परेचर ग्रेडियंट मटेरियल 3 से डिफरेंट होगा। लेकिन मटेरियल ए में हमारे पास जितना भी टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो मटेरियल ए के लिए कांस्टेंट होगा।
ठीक है। प्रोफाइल क्योंकि लीनियर है तो हमारे पास टेम्परेचर ड्रॉप अगर यहाँ पे 1 डिग्रीज पे हो रहा है तो थ्रू आउट मटीरियल ए हमारे पास टेम्परेचर ड्रॉप 1 डिग्रीज पे ही होगा। टेम्परेचर बी में अगर मैं कह रही हूँ टेम्परेचर ड्रॉप जो है हमारे पास 5 डिग्रीज का है हर पॉइंट पर, तो थ्रू आउट टेम्परेचर बी हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, 5 डिग्रीज। इसी तरह से टेम्परेचर मटीरियल 3 में भी होगा, लेकिन मटीरियल 1, मटीरियल 2 और मटीरियल 3 का टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी टेम्परेचर ड्रॉप डिफरेंट होगा। ठीक है। लाजमी नहीं है कि अगर टेम्परेचर मटीरियल 1 का टेम्परेचर ग्रेडियंट 2 है तो मटीरियल 2 का भी टेम्परेचर ग्रेडियंट 2 हो। इट कैन बी डिफरेंट एज वेल, क्योंकि मटीरियल डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप भी डिफरेंट होगा। ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं वैसे ही हम थर्मल सर्किट की बात करेंगे। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करते हैं, हम सीरीज में जब हमारे पास रेजिस्टेंस होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी तमाम रेजिस्टेंस को सम कर देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम अपनी थर्मल रेजिस्टेंस के लिए भी करेंगे। हमारे पास टोटल थर्मल रेजिस्टेंस जो होगी इस पूरे वॉल की, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पहले हम वॉल 1 की थर्मल रेजिस्टेंस, वॉल 2 की थर्मल रेजिस्टेंस और वॉल 3 की थर्मल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ वॉल्स हैं अगर वो सारी की सारी सीरीज में अटैच हैं तो हम उन सबको एडअप कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल की थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है? कोई भी ऐसा क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, और शैल वी मूव ऑन? बताइए मुझे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी क्वेरी। नो मिस, क्लियर। ठीक है। अब नाउ मूव ऑन टू, हम अपनी बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है। सेम एज हमारे पास जैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं वैसे ही जो है हम थर्मल सर्किट की बात करेंगे। हमारे पास थर्मल सर्किट अगर हम पैरेलल की बात करें यानी हमारे पास एक वॉल है, इसके ना हमारे पास मटेरियल 1, मटेरियल 2 और मटेरियल 3 सीरीज में नहीं है बल्कि पैरेलल में अटैच है। हीट फ्लो हमारे पास इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। लेकिन हमारे पास जो मटेरियल है वो लेफ्ट टू राइट नहीं अरेंज हुए हुए हैं बल्कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है। अब हीट फ्लो इस डायरेक्शन में भी हो रही है, ए से भी होगी, बी से भी होगी, सी से, सॉरी, मटेरियल 1 से भी होगी, मटेरियल 2 से भी होगी, मटेरियल 3 से भी होगी। ठीक है। क्योंकि वॉल का इंटरफेस ये है, यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर है। वॉल का सेकंड इंटरफेस ये है, यहाँ पे टेम्परेचर टी भी है। हीट फ्लो क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में कर रही है। ठीक है। अब इस डायरेक्शन में कर रही है तो हमारे पास ये क्या हो गया, मटेरियल सारे एक दूसरे से पैरेलल कंबाइन हुए हुए। जब मटेरियल पैरेलल कंबाइन हुए हुए तो इनका सर्किट भी डिफरेंट बनेगा एज कम्पेयर टू सीरीज। ठीक है। अब हमारे पास अगर आप इस मटेरियल को देखें तो यहाँ पे इस वॉल की इस इंटरफेस पे हमारे पास टेम्परेचर क्या है, टी ए है, और वॉल के इस फेस पर टेम्परेचर क्या है, टी बी है। अब अगर मटेरियल ए की सिंपल बात करें तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है, टी ए है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टी बी है, क्योंकि थ्रू आउट द वॉल ये पूरे इंटरफेस पे टेम्परेचर टी बी है। अब मटेरियल 2 की बात करें तो मटेरियल 2 के इस इंटरफेस पे क्या है, टेम्परेचर क्या है, टी ए है। मटेरियल 2 के वॉल के इस इंटरफेस पे टेम्परेचर क्या है, टी बी है। लाइकवाइज हमारे पास मटेरियल 3 है, हमारे पास उसके वॉल के इस तरफ टेम्परेचर क्या है, टी ए है, और वॉल के राइट साइड पर टेम्परेचर क्या है, टी बी है। यानी थ्रू आउट हमारे पास वॉल मटेरियल जो हमारे पास एक इंटरफेस पे टेम्परेचर टी ए है और दूसरे इंटरफेस पे टी बी है, टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि अगर मटेरियल ए का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ए है, फाइनल टेम्परेचर टी बी है, मटेरियल 2 का इनिशियल टेम्परेचर टी ए है, फाइनल टेम्परेचर टी बी है, मटेरियल 3 का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर टी है और फाइनल टेम्परेचर टी बी है। सीरीज में ऐसा नहीं हो रहा था। सीरीज में हमारे पास क्या हो रहा था, एक मिनट सीरीज देख लेते हैं। सीरीज में हमारे पास क्या होता है, मटेरियल ए का इनिशियल टेम्परेचर टी ए था और फाइनल टेम्परेचर टी वन था। मटेरियल बी का इनिशियल टेम्परेचर टी वन था, फाइनल टेम्परेचर टी टू था। मटेरियल 3 का इनिशियल टेम्परेचर T2 था और फाइनल टेम्परेचर TB था। यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा था सीरीज के अंदर और हमारे पास हीट फ्लो कांस्टेंट था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर सेम है हमारे पास, चाहे मटेरियल ए हो, चाहे मटेरियल बी हो, सॉरी मटेरियल 1 हो, मटेरियल 2 हो, मटेरियल 3 हो, हमारे पास अगर हमारे पास तीनों का मटेरियल का इनिशियल टेम्परेचर टी है और फाइनल टेम्परेचर टी बी है तो हमारे पास क्या हुआ,
हमारे पास सेम एज हमारे पास जैसे हम ओम्स लॉ की बात करते थे उसमें भी यही होता था, हमारे पास वोल्टेज सेम होता था, करंट फ्लो चेंज हो जाता था पैरेलल के अंदर और रेजिस्टेंस वेरी करती थी। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर सेम है, हीट फ्लो डिफरेंट होगा और रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें, सर्किट की बात करें, तो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा TA और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा TB। अब हमारे पास इनको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक सर्किट है उसके हमारे पास 3 पाथ्स निकलेंगे। 3 पाथ में हमारे पास पहला पाथ हम शो कर देंगे थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ R1 मटीरियल 1, फिर हम शो करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल 2 और फिर हम शो करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल 3 और फिर ये तीनों दोबारा से इंटरकनेक्टेड होकर हमारे पास फाइनल टेम्परेचर रीच करेंगे TB। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हीट फ्लो वेरी करेगा, इस मटेरियल का हीट फ्लो डिफरेंट होगा, इस मटेरियल के थ्रू हीट फ्लो डिफरेंट होगा, इस मटेरियल के थ्रू हीट फ्लो डिफरेंट होगा और ओवरऑल जब यहाँ पे हमारे पास वॉल के इस तरफ टेम्परेचर एक मेंटेन हो जाएगा TB। ठीक है, अब हम जैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, टोटल रेजिस्टेंस 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसी तरीके से हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होगी, बिल्कुल वैसे ही होगी, RTH पैरेलल। अच्छा, ये 1/R है। ठीक है, यहाँ का जो 1/R था उसको मैं इधर ले गई हूँ, मैंने यहाँ पे पावर से मल्टीप्लाई करवा दिया, पावर -1 लगा दी। आप या तो -1 यहाँ से रिमूव करके इसको 1/R कर दो। ठीक है, बोथ आर ओके। ठीक है, तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और जितनी भी हमारे पास फर्दर मटीरियल्स कनेक्टेड हैं पैरेलल के ना, उन सब की आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते जाओगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये सेम हमारे पास जैसे वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है, ये वैसे ही हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ही यही था कि जो है आप कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास वॉल हो, कंपोजिट वॉल जिसके अंदर पैरेलल और सीरीज दोनों हो, या मटेरियल सीरीज में हो सिर्फ या मटेरियल पैरेलल में हो, तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमारे पास 3 मटीरियल्स हैं, 3 मटीरियल्स है हमारे पास, एक मटीरियल 1 है, एक मटीरियल 2 है, एक मटीरियल 3 है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास TA है और फाइनल टेम्परेचर TB है। अब मटीरियल 1 में हमारे पास हर की ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट मटीरियल है तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, मटीरियल 1 और मटीरियल 2 हमारे पास एक दूसरे से पैरेलल में अटैच है, जबकि मटीरियल 3 हमारे पास क्या है, सीरीज में अटैच है। ठीक है, अब इसका हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास TA, तो हमने TA डिनोट कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होंगे, 2 मटीरियल्स पैरेलल में अटैच है, तो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे अपने हीट फ्लो को। पहला पार्ट हमारे पास क्या होगा, पार्ट 1, जिसके अंदर हमारे पास मटीरियल 1 की रेजिस्टेंस होगी। सेकेंड पार्ट क्या होगा हमारे पास, मटीरियल 2 की रेजिस्टेंस वाला पार्ट। ठीक है, फिर ये दोनों पार्ट दोबारा से कंबाइन होंगे और इस इंटरफेस पे एक हमारे पास टेम्परेचर जनरेट करेंगे। टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास, लेट्स से T1 कर लें आप इसको, या T डैश कर लें। ठीक है, तो इट वुड बी T डैश। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, थर्ड मटेरियल क्या है, सीरीज में अटैच है, तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर देंगे विद अ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ R3 और फिर आपके पास फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा टेम्परेचर का चेंज का, TB। इज देयर एनी कंफ्यूजन इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो, यू कैन आस्क बाय चैट एज वेल। डू यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? श्योर, कोई ऐसी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम करते हैं। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम, जो हमारे पास रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है टोटल, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी R। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अपनी इन दो सर्किट की रेजिस्टेंस जो पैरेलल में एक दूसरे के अटैच है, ये दोनों पैरेलल में अटैच है, तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब इसके ऊपर -1 साइन आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर वाले फॉर्मूला में आपको बताया था ये पैरेलल वाले में
कि हमारे पास या तो आप यहाँ पे -1 लगा दें या फिर आप इसको 1/r टोटल कर दें। ठीक है, तो हम जब 1/r टोटल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर इन द एंड आपको दोबारा से उसको डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया था, मैंने -1 यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया था ताकि डायरेक्टली हमारे पास टोटल हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेम वही चीज़ की 1/r1 + 1/r2 की पावर -1। ठीक है, ताकि हमारे पास जो ये सीरीज में रेजिस्टेंस, पैरेलल में रेजिस्टेंस है, इसका हमारे पास समीशन यानी 1/r आ जाए। जब 1/r को आप दोबारा से चेंज करोगे इन दी फॉर्म ऑफ r तो वो क्या हो जाएगी, -1 का साइन यहाँ पर आ जाएगा। प्लस हमारे पास क्या हो जाएगी, सीरीज में रेजिस्टेंस, सीरीज में क्या थी, ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में थी। ठीक है, ये 1 और 2 का कॉम्बिनेशन और 3 ये क्या है, हमारे पास सीरीज में अटैच है एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा 1/r पैरेलल + r3। तो हमने क्या किया, इस तरह अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर ली। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, इक्वेशन कैसे बनाई है मैंने, समझ आ गई है, मुझे प्लीज़ बताओ। अगर नहीं आई है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, जल्दी से बताओ मुझे। ये दो हमारे पास पैरेलल में है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन और 3 हमारे पास सीरीज में। तो पहले हम इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, 1/r = 1/r1 + 1/r2। ठीक है, फिर जब वो आपके पास आ जाएगा 1/r, फिर उस r का इन्वर्स ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, r की वैल्यू। ठीक है, फिर आपके पास इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस और 3 की रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे से सीरीज में अटैच है, तो आप उसकी रेजिस्टेंस और इसकी 3 की रेजिस्टेंस को क्या करोगे, ऐड अप कर दोगे। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब हम जो है आगे न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगी और सेकंड न्यूमेरिकल आप खुद करोगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल हमारे पास कह रहा है कि द वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट लेयर्स इंडिकेटेड बाय 1 to 7. The interface temperatures of the composite are T1 to T5 as shown in the figure. The equivalent electrical circuit of the above composite is shown in the figure. ठीक है, मैं ये बता देती हूँ। अब हमारे पास गिवन है फिगर, ये हमारे पास वॉल 1 है, ये वॉल 2 है, वॉल 3 है, वॉल 4, वॉल 5, 6 एंड 7। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास वॉल 1 की इस इंटरफेस पे हमारे पास टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर T3 है, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर T4 है और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर T5 है। जो हीट का फ्लो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन से टुवर्ड्स राइट साइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम T1 to T5 हमें हर इंडिविजुअल उसकी थिकनेस प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आप देखिए जो 1 है हमारे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 और 3 की। 2 और 3 एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में अटैच है। इसी तरह से 5, 6, 7 हमारे पास क्या है, पैरेलल में अटैच है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो 1/r वाला लगेगा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, जबकि 1 एंड 2, 3 हमारे पास क्या है, सीरीज में है। फिर 1, 2, 3 एंड 4 क्या है हमारे पास, सीरीज में। फिर से इनका जो हमारे पास टोटल आ रहेगी वो हमारे पास 5, 6, 7 की सीरीज में है। ठीक है, तब आपने क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना है। जल्दी से इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करें जैसे मैंने सिखाया था और मुझे अभी चैट के अंदर पिक्चर सेंड कीजिए। गिविंग यू 5 मिनट, आई थिंक 2 मिनट्स वुड बी मोर देन इनफ। जो ये फिगर है इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करके मुझे अभी चैट के अंदर पिक्चर सेंड कीजिए, आई एम वेटिंग। और ये जो सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर 2, रोल नंबर 52, 32, 31 एंड 60, दे आर वेरी हार्डली फ्यू स्टूडेंट जो है ना रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी जो है बाकी सब सो रहे होते हैं मुझे लगता है। सिर्फ 32, 2, 31, 52 इन्हीं की मुझे जो है क्या कहते हैं समझ आती है कि इनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी सब जो है ना बिल्कुल भी ना रिप्लाई करते हैं, ना रिस्पॉन्ड करते हैं क्लास के, ना बिल्कुल ही इनएक्टिव बैठे हुए होते हैं। जल्दी से मुझे इसकी इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, सॉरी थर्मल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके बताइए कि कैसे बनेगी।
ड्रॉ हो रही है डायग्राम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डायग्राम ड्रॉ करने में? पेपर के अंदर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी डायग्राम, अगर आपके पास कंपोजिट वॉल आए तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। रोल नंबर 52, फॉर्मूला तो ठीक है लेकिन नहीं, फॉर्मूले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। और दूसरी बात ये, मैंने इलेक्ट्रिकल वो थर्मल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने को कहा है, फॉर्मूला निकालने को नहीं कहा। फॉर्मूला तो हम पहले आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके उसके बाद फॉर्मूला बनाओगे। बिल्कुल ठीक है, रोल नंबर 67, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक डायग्राम ड्रॉ किया आपने, गुड जॉब। बिल्कुल ठीक है रोल नंबर 2, बिल्कुल ठीक डायग्राम ड्रॉ किया। 75 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेबल्ड होनी चाहिए डायग्राम। अभी तो आपने बिल्कुल ठीक बनाई है, आई कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जब आप पेपर में ड्रॉ करेंगे, किसी असाइनमेंट में ड्रॉ करेंगे, तो इट शुड बी लेबल्ड। ठीक है, जैसे कि 70 रोल नंबर 2 ने ड्रॉ किया ना, बिल्कुल ऐसी लेबल्ड होनी चाहिए। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू, मैं एक दफ़ा अपनी इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ठीक है, इनिशियल हमारे पास स्टार्टिंग टेम्परेचर था T1। ठीक है, फिर वॉल 1 थी, वॉल 1 हमारे पास क्या थी, सीरीज में थी, उसके हमारे पास सिंपल आ जाएगा रेजिस्टेंस R1। फिर हमारे पास क्या होगा, वो टेम्परेचर जो हमारे पास रीच करेगा T2। जब T2 टेम्परेचर रीच कर लेगा, उसके बाद क्या हो रही है, वॉल स्प्लिट हो रही है इनटू 2 मटेरियल। और वो स्प्लिट कैसे हो रही है, पैरेलल में। तो जब पैरेलल में होते हैं, हमारे पास दो पाथ बनेंगे, एक पाथ बनेगा वॉल 2 का और एक पाथ बनेगा वॉल 3 का। जब वॉल 2 का पाथ है, उसकी ऑब्वियस सी बात है थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगी, R2। वॉल 3 का पाथ है, उसकी थर्मल रेजिस्टेंस होगी R3। एंड देन दे बोथ विल गिव अ टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ T3। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, वॉल, हमारे पास जो वॉल स्टार्ट हो रही है वो कम्प्लीटली पूरा का पूरा वॉल जो है मटेरियल सेम मटेरियल की है, विच इज़ मटेरियल नंबर 4। तो हमने उसकी रेजिस्टेंस को सीरीज में अटैच कर दिया विद द रेजिस्टेंस ऑफ R4। फिर क्या होगा हमारे पास, वो टेम्परेचर ग्रेडियंट रीच करेगा T4। एंड देन आफ्टर रीचिंग T4, हमारे पास वॉल फिर स्प्लिट हो रही है इंटू 3 मटीरियल्स विद द थर्मल कंडक्टिविटी, वो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ R5, R6 एंड R7। और फिर ये तीनों मटेरियल हमारे पास टेम्परेचर दे रहे T5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? रोल नंबर 32 बिल्कुल ठीक डायग्राम है आपकी, गुड जॉब। ठीक है, स्किल वही देखें, 2-3 स्टूडेंट्स जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया और जिन्होंने क्विकली डायग्राम ड्रॉ करके भेजी, बाकी सब जो ना सो रहे हैं। बिल्कुल, पेपर में आप लोग को प्रॉब्लम होगी, फिर बाद में आप लोग फेल होते हो, फिर आप लोग जो है आके टीचर को डिस्टर्ब करते हो कि हम है वॉट एवर। ठीक है, अब ये हमारे पास हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अच्छा, इसकी हमारे पास कैसे हम मालूम करेंगे रेजिस्टेंस, हम पहले बात करते हैं अपने पैरेलल की। ठीक है, पैरेलल हमारे पास क्या है, दो वॉल्स है जो पैरेलल में अटैच है। सही है, पहली एक जो सेकंड हमारे पास लेयर है वो पैरेलल में, और एक हमारे पास फोर्थ लेयर है वो पैरेलल में। सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर के अंदर हमारे पास मटेरियल 2 और मटेरियल 3 है। तो सेकंड लेयर की हमने रेजिस्टेंस कैसे मालूम की, 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या है, सेकंड लेयर की थर्मल रेजिस्टेंस आ गई। अब लेयर नंबर 4 की थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। लेयर नंबर 4 के अंदर हमारे पास 3 मटेरियल्स हैं, R5, R6, R7। तो इसका क्या होगा हमारे पास, 1/1/R5 प्लस 1/R6 प्लस 1/R7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, दोनों जो पैरेलल में थी हमने इनकी थर्मल रेजिस्टेंस मालूम कर दी। ठीक है, ये जब थर्मल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई है पैरेलल वाले की, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सीरीज में। ठीक है, सीरीज में क्या है हमारे पास, वॉल 1, वॉल 2 और वॉल 3 हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन, प्लस वॉल 4 प्लस वॉल 5, 6 एंड 7 का कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या किया, वॉल 2 और 3 की वॉल 1 की थर्मल रेजिस्टेंस प्लस वॉल 2 और 3 की थर्मल रेजिस्टेंस प्लस वॉल 4 की थर्मल रेजिस्टेंस प्लस वॉल 5, 6 एंड 7 की थर्मल रेजिस्टेंस को ऐड अप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो सारी सीरीज में, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, तो हमने क्या किया, इनका इन्वर्स ले लिया। ये तीनों एक दूसरे के तीनों पैरेलल में है हमारे पास, तो हमने इनका इन्वर्स लेके उनको ऐड अप कर लिया। ठीक है, फिर अब क्या है, ये सारी की सारी एक दूसरे के सीरीज में है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, वो हमारे पास किसके बराबर होगी, R1 प्लस द इनवर्स ऑफ R2 एंड R3 प्लस R4
प्लस द इनवर्स ऑफ R5, R6 एंड R7। ठीक है, अब हमारे पास जो R1 की बात कर रहे हैं या R2, R3 की बात करें, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे हर मटेरियल की। ठीक है, लेट्स से हम R1 की बात करें तो R1 वुड बी X1 अपॉन K1 A1। अगर हम R2 की बात करें तो R2 वुड बी X2 अपॉन K2 A2। इसी तरह से अगर हम R6 की बात करें तो R6 भी R6 इक्वल्स टू X6 K6 एंड A6। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं इस इक्वेशन को कि आई वुड बी एनी मटेरियल। हम जिस भी मटेरियल की बात करें उसकी रेजिस्टेंस इक्वल होगी उस मटेरियल की थिकनेस के, उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टेंस के, एंड देन उस मटेरियल की एरिया के। ठीक है, और ये जो एरिया की हम बात करें ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जो एरिया है ये हमारे पास परपेंडिकुलर एरिया है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो करिए उसके परपेंडिकुलर की बात करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अगर x हमारे पास थिकनेस है तो जो एरिया है ये हमारे पास ये लेंथ इनटू हाइट होगी। अगर ये विड्थ है तो ये लेंथ इनटू हाइट होगी। ठीक है, जो बाकी दो रिमेनिंग डायमेंशन है ये उसके बारे में बात होगी। रोल नंबर 52, जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R पैरेलल की, वो है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। या फिर आप इसको सिंपल कह सकते हो R इक्वल्स टू ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 की पावर -1। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया है। आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लो या आप प्रॉपर्ली अलग अलग ड्राइव करो पैरेलल की और फिर उसको जो है आप ऐड अप कर लो। कॉम्बिनेशन के अंदर हम बाकी सारी तो सीरीज में ना जो पैरेलल में है हमारे पास, जो पैरेलल में हमारे पास हमने उनको तो यही किया 1/R। ठीक है, और फिर बाकी ये सारी क्या एक दूसरे के सीरीज में ना, ये पैरेलल में तो R2 और R3 पैरेलल में, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन R1 के क्या है सीरीज में है। इसी तरह से R5, R6, R7 एक दूसरे, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन जो है R4 के सीरीज में, R4 के तो पैरेलल में नहीं है ना। तो हम ऑब्वियसली बात है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मालूम करेंगे तो हम इनका इन्वर्स लेंगे इन सब का, और बाकी सबको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे क्योंकि वो तो सीरीज में एक दूसरे के, वो तो पैरेलल में नहीं है ना। ठीक है, अब हम सीधी स्टेट, अब हमारे पास R की वैल्यू आ गई। फिर बाकी जब जैसे हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं हीट फ्लो, Q इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल। तो हम वैसे अपनी हीट फ्लो भी मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल तरीका है हमारे पास कंपोजिट वॉल के लिए अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सीरीज एंड पैरेलल का। अब न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास कह रहे हैं कि 5 डिफरेंट मटेरियल्स हैं हमारे पास कंपोजिट वॉल के, हमें हीट फ्लो मालूम करना है। इसके ना हमारे पास x1 गिवन है 0.1 मीटर, x2 गिवन है हमारे पास 0.2 मीटर, x5 गिवन है 0.15 मीटर, k1, k2, k3, k4, k5 गिवन है, h2, h3, h5, sorry this is h4 एंड h5 गिवन है हमारे पास। इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर गिवन है। ये डाटा जल्दी से नोट कर लो क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। जल्दी से बी क्विक, जल्दी जल्दी ये डाटा अपने पास नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे अपने सर्किट डायग्राम की और फिर हम बात करेंगे अपने कैलकुलेशन की। जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया डाटा? चलो मैं दोबारा से इस स्लाइड पर आ जाऊंगे, पहले हम अपनी वो देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है फिगर गिवन है। फिगर हमारे पास क्या कहती है कि फिगर हमारे पास क्या शो कर रही है कि जो वॉल 1 है हमारे पास वो वॉल 2 और पैरेलल सीरीज में है, जबकि वॉल 2 और वॉल 3 यह है हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल में। इसी तरह से वॉल 2 और 3 हमारे पास वॉल 4 और 5 के क्या है सीरीज में है, जबकि वॉल 4 और 5 क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। हमें इसका जो है मालूम करनी है हीट फ्लो। हमारे पास डाटा में आई थिंक x1, x2, x3 गिवन है, x1, x2 और x5 गिवन है, सॉरी। ठीक है, x1, x2 और x5 गिवन है, और हमारे पास h2, h3, h4 और h5 गिवन है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास TA और TB गिवन है, यानी T1 और T4 गिवन है।
और हमें हीट फ्लो मालूम करना है, थर्मल कंडक्टिविटी भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं, अपने थर्मल सर्किट की बात करते हैं। थर्मल सर्किट में हमारे पास इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, T1। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, वॉल 1 आ रही है, वॉल 1 पूरी एक ही मटेरियल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा R1। इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास T2। ठीक है, फिर हमारे पास जब फाइनल टेम्परेचर T2 रीच कर लेगा, उसके बाद क्या हो रही है, वॉल स्प्लिट हो रही है इनटू 2 मटेरियल्स इन पैरेलल। ठीक है, 2 मटेरियल पैरेलल में हमारे पास, वो कौन कौन से हमारे पास, मटेरियल 2 और मटेरियल 3। तो हमने क्या किया, 2 पाथ ड्रॉ कर दिए पैरेलल के लिए, विच इज R2 एंड R3 विद द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3। फिर हमारे पास जो अगला टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा वो होगा T3। ठीक है, फिर फर्दर हमारे पास क्या हो रही है कि हमारे पास पैरेलल सर्किट, पैरेलल हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहा है विद द मटेरियल ऑफ R4 एंड R5 हैविंग थर्मल कंडक्टेंस ऑफ R4 एंड R5। ये दोनों मिला के क्या करेंगे, हमारे पास T4 रीच कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, R1 सीरीज में है हमारे पास R2 और R3 के कॉम्बिनेशन से, और सीरीज में है R4 और R5 के कॉम्बिनेशन से, जबकि R2 और R3 एक दूसरे के पैरेलल है, R4 और R5 एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और ये एक सर्किट, ये दूसरा सर्किट और ये तीसरा सर्किट एक दूसरे के क्या है, सीरीज में। ठीक है, पहले हम पैरेलल की बात करते हैं। तो पैरेलल की जब बात करेंगे तो 1/R, इसको कह दो 1/2 या इसको कह दो 2/3 कह दो, 1/R2/3 इक्वल होगा हमारे पास 1/R2 प्लस 1/R3 के। इसी तरीके से हमारे पास 1/R45 बराबर होगा 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमने अपना थर्मल सर्किट भी ड्रॉ कर लिया है, हमारे पास ये फिगर गिवन थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी जनरल इक्वेशन बनाएंगे। जनरल इक्वेशन बनाने से पहले हम कुछ अजम्पशंस बनाएंगे। सबसे पहले अजम्पशन तो आपको पता है, स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल कंडक्शन है, यानी एक ही डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में या जेड की डायरेक्शन में नहीं फ्लो हो रहा है, सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में हमारे पास हीट फ्लो हो रहा है, वन डायमेंशनल फ्लो है। ठीक है, अब हमने अपनी पहली अजम्पशन ये बना ली। फिर हमने कहा कि लेयर्स जो है परफेक्ट थर्मल कॉन्टैक्ट में, यानी हमारे पास कोई बीच में गैप नहीं है, कोई हमारे पास वॉइड नहीं है, कोई रफ सरफेस नहीं है। लास्ट टाइम हमने जो न्यूमेरिकल किया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि हमने उसके अंदर थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस यूज़ की थी, वो थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे के। देयर इज़ नो वॉइड, देयर इज़ नो एयर गैप, देयर इज़ नो रफ सरफेस, सारी की सारी बिल्कुल ही हमारे पास, कोई भी हमारे पास उनके अंदर किसी भी तरह की लॉसेस नहीं है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं, हमने ये जो तीसरी वाली अजम्पशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि जो हीट फ्लो की हमारे पास डायरेक्शन एरिया है हमारे पास, वो 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि हमारे पास अगर हम x की बात करें तो हमारे पास जो एरिया यूज़ करेंगे, अगर ये x हमारे पास लेट्स से विद है, थिकनेस है, विद है, तो हम जो एरिया निकालेंगे वो हाइट इंटू लेंथ निकालेंगे। ठीक है, जो हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग 2 डायमेंशन होंगे हम उसको यूज़ करेंगे अपने एरिया के अंदर। परपेंडिकुलर का मतलब ही यही है। ठीक है, तो हमारे पास हमने कहा कि जो हीट फ्लो की डायरेक्शन में एरिया है वो है हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर, यानी जो परपेंडिकुलर एरिया हमने बनाना है वो हमने अज्यूम कर लिया 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एरिया गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हम अपनी बात करते हैं डाटा की। ठीक है, डाटा के अंदर हमारे पास x1 गिवन है, x2 गिवन है, x5 गिवन है। ठीक है, x3 नहीं है, x4 नहीं है। अब हम x3 और x4 की बात करते हैं। ठीक है, x3 की बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जितना x2 होगा उतना ही x3 होगा, तो वी कैन से x2 इक्वल्स टू x3। तो x3 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, सेम एज x2 विच इज 0.2 मीटर। अब हम बात करते हैं x4 की। x4 क्या है हमारे पास, जितना x5 होगा उतना ही हमारे पास x4 होगा, कि एक दूसरे के पैरेलल में, और कोई हमारे पास इनके दरमियान जो है ऐसी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि दोनों का थिकनेस डिफरेंट है। तो जितना हमारे पास x5 है उतना ही हमारे पास x4 हो गया। तो हमने क्या कहा इन दोनों को कि x4 इक्वल्स टू x5 इक्वल्स टू 0.15 मीटर। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं अपनी हाइट की। ठीक है, हाइट की बात करते हैं। अब हमारे पास ये सबकी क्या क्या है, हाइट बराबर है। या तो आप h2 और h3 को ऐड कर दो तो आपके पास h1 आ जाएगा, या फिर आप h4 और h5 को ऐड कर दो तो आपके पास h1 की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास H2 गिवन है, H3 गिवन है, H4 गिवन है, H5 गिवन है। आप किसी भी कॉम्बिनेशन से H1 मालूम कर सकते हो। ठीक है, आपके पास हाइट भी आ गई। थर्मल कंडक्टिविटी आपको पांचों मटेरियल की दी हुई है, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, आपके पास इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर भी गिवन है। अब आपके पास आ गई प्रॉब्लम एरिया की। एरिया आपको गिवन नहीं है। ठीक है, एरिया आपने खुद से एज्यूम किया हुआ है 0.1, सॉरी आपने एरिया एज्यूम किया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमने इन्होंने जो है हमें हाइट प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, अब हाइट प्रोवाइड की हुई है, थिकनेस भी प्रोवाइड की हुई है, तो ऑब्वियसली बात है हम इस हाइट को इग्नोर तो नहीं कर सकते। अगर हमारे पास हाइट गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हमेशा एरिया खुद से 1 रख लेते हैं अजम्पशन बनाकर। हमने यहाँ पे एरिया की अजम्पशन 1 तो बना ली है क्योंकि हमारे पास हाइट गिवन है लेकिन लेंथ गिवन नहीं है। सही है, विड्थ तो हम यूज करें एक्स कैलकुलेशन के लिए, एरिया मालूम करने के लिए हाइट गिवन है लेकिन विड्थ गिवन नहीं है। तब आप क्या करोगे मुझे बताओ, कैसे मालूम करोगे एरिया? समझ आ रही है मैं जो कह रही हूँ? मैंने जो कैलकुलेशन बताई वो समझ आई? x1 x2 x3 x4 x5 कैसे मालूम किया, h1 h2 h3 h4 कैसे किया, k कैसे किया। अब मैं बात कर रही हूँ अपने एरिया की, तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझ आया जो मैं परपेंडिकुलर की बात कर रही हूँ। न्यूमेरिकल समझ आ रहा है? क्या हो गया बेटा, इतने बताओ तो समझ आ रहा है? ठीक है, अब मैं एरिया की बात कर रही हूँ। एरिया के लिए मैंने अजम्पशन बनाई थी कि डायरेक्टली हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है और हमारे पास हाइट गिवन है लेकिन लेंथ गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है कि मेरा एरिया 1 मीटर स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ इसकी हाइट 4 है तो एरिया 1 कैसे होगा, कितनी लेंथ होगी कि इसका एरिया 1 हो जाएगा, मुझे बताओ। बिल्कुल ठीक है, रोल नंबर 67, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ इसकी हाइट 4 मीटर है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 1/4 मीटर। ठीक है, तो ओवरऑल एरिया क्या हो जाएगा, 1 मीटर। सॉरी, ये वाला नंबर था, सॉरी सॉरी, आई माई मिस्टेक। अगर मैं कह रही हूँ इसकी हाइट 4 मीटर है तो हमारे पास इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1/4 मीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। अगर मैं कह रही हूँ इसकी हाइट 2 मीटर है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, 2/4 मीटर, तो ओवरऑल एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 मीटर। अगर मैं कह रही हूँ इसकी हाइट 3 मीटर है तो हमारे पास इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 3/4 मीटर, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 मीटर। अगर मैं कह रही हूँ इसकी हाइट 4 मीटर है, सॉरी H2 कितना है हमारे पास, सॉरी 1 मीटर है, तो इसकी हमारे पास अगर ये हाइट 1 मीटर है तो हमारे पास इसकी विड्थ कितनी होगी, 1/4, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी एरिया निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अभी एरिया बताते हुए गलती कर दी क्योंकि मैं अज्यूम करी, मुझे ये लगा था कि नंबर जो है इनकी हाइट है, जबकि हाइट इनकी ये है 1 मीटर, 3 मीटर, 2.5 मीटर, 1/5 मीटर। ठीक है, तो अगर हमारे पास, मैं कह रही हूँ इसकी हाइट हमारे पास है 4 मीटर तो हमारे पास इसकी लेंथ क्या होगी, 1/4 मीटर, तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मीटर। अगर मैं कह रही हूँ मटीरियल 2 की हाइट हमारे पास 1 मीटर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, किस तरीके से आप निकालेंगे एरिया, बताओ मुझे। 1 मीटर करना है आपने एरिया टोटल दोनों का मिलाकर, तो क्या हो जाएगा, 1/4। फिर इसी तरीके से आप क्या करोगे, 3 मीटर है तो आप क्या करोगे, 3/4, सॉरी 4 सही है, इसी तरीके से आप करते जाओगे। अब हम दोबारा से इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन से ज़्यादा आसानी होगी, बाद में फिर हम दोबारा से एरिया की तरफ आ जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं अपनी रेजिस्टेंस की। हमारे पास बात करते हैं सबसे पहले हम पैरेलल की। पैरेलल में हमारे पास क्या है, मटेरियल 2 और मटेरियल 3 एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में। ठीक है, तो हमने इन दोनों को क्या किया, पैरेलल अज्यूम किया। पैरेलल अज्यूम करने के लिए हमने क्या किया, 1/R2 + 1/R3, और इनका क्या किया हमने, इन्वर्स ले लिया। इसी तरह से हमारे पास मटेरियल 4 और 5 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमने क्या किया,
इनका पैरेलल का फॉर्मूला लगाया 1/r4 प्लस 1/r5 और इनका हमने क्या किया, इन्वर्स ले लिया। अब क्या है हमारे पास, ये कॉम्बिनेशन और मटेरियल 1 क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है। तो हमने क्या किया, इनको सिंपल एडअप कर दिया, r1 प्लस इनवर्स ऑफ 1/r2 एंड 1/r3 प्लस इनवर्स ऑफ 1/r4 प्लस 1/r5। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? मैं एरिया दोबारा बताती हूँ, एरिया के बारे में परेशान ना हो रोल नंबर 32, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ पूरा एरिया विद द हेल्प ऑफ वो बताऊंगी मैं आपको फॉर्मूला, ताकि ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम रेजिस्टेंस के अंदर? ठीक है, ये हमने ड्राइव कर लिया। अब हम इसको जो है अपनी ओपन कर रहे हैं अपने। ठीक है, हमने क्या किया, R1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दी X1 K1 A1। इसी तरह से R2 R3 R4 और R5 की जगह पे हमने अपनी सारी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? आई होप नॉट। ठीक है, X1 हमारे पास गिवन था 0.1, X2 हमारे पास गिवन था 0.2, X2 और X3 एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल में थे, तो दोनों की थिकनेस सेम होगी। तो जितना X2 था उतना ही हमारे पास X3 हो गया, विच इज 0.2। इसी तरह से X4 हमारे पास गिवन था 0.15, सॉरी X5 हमारे पास गिवन था 0.15। जितना X5 होगा उतना ही X4 होगा दूसरे के पैरेलल में, तो दोनों की थिकनेस क्या होगी, सेम होगी। तो हमने X1 X2 X3 X4 X5 की वैल्यूज पुट कर दी। अब हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टेंस की, K1 K2 K3 K4 K5, ये आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, आपने पुट कर दी। अब हम बात करें अपनी एरिया की। एरिया क्या है हमारे पास, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मटेरियल 1 की। मटेरियल 1 का एरिया क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास इसकी हाइट 4 मीटर थी तो हमने क्या किया, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई ये वाली बात, ये वाली बात समझ आई। अब हम बात करते हैं अपनी मटेरियल वॉल लेयर नंबर 2 की। ठीक है, इस लेयर नंबर 2 की बात करें, 2 और 3 की, सॉरी रॉन्ग फिगर, इस लेयर नंबर 2 की बात करें, 2 और 3 की। इन दोनों का एरिया क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने अजम्पशन बनाई है कि हमारे पास पर स्क्वायर हम जो है हीट फ्लो मालूम कर रहे हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसी तरह से वॉल 4 और 5, इन दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मिलाकर 1 मीटर होना चाहिए, इन दोनों का मिलाकर 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने एरिया की। पहले बात करते हैं हम इसकी, अगर इसकी हाइट 1 मीटर गिवन है तो हमने 1/4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर इसकी हाइट 3 मीटर थी तो हमने क्या किया, 1/4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। सेम एज दिस, जितना हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया था वही फैक्टर हम हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, हम उसको ही सबकी लेंथ अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे तब भी आपको 1 मीटर मिलेगा, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपने जो फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया है वही फैक्टर आप सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ आपकी इन दोनों की कॉम्बिनेशन की भी होगी और इन दोनों की कॉम्बिनेशन की भी होगी। ठीक है, सिंपल एज दैट। या तो आप ये वाली चीज़ यूज कर लो, या फिर इन दोनों की आपकी जो एडअप होके एरिया क्या आना चाहिए, 1 मीटर आना चाहिए। इसी तरह से इन दोनों का एरिया एडअप होके क्या आना चाहिए, 1 मीटर आना चाहिए। या तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, या सिंपल एज दैट कि आपने यहाँ से जितनी लेंथ से मल्टीप्लाई करवाया वही लेंथ आप जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि सबकी हाइट तो वेरी कर रही है, सबकी थिकनेस तो वेरी करेगी, लेकिन लेंथ तो सबकी सेम होगी, क्योंकि हमारे पास एक ना एक डायमेंशन सेम होगी, तभी तो एक दूसरे के सीरीज में होंगे ये। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात समझ आई या नहीं आई, या डू यू वांट मी टू रिपीट इट वन मोर टाइम? एरिया वाली बात समझ आई या नहीं आई? हमें 1 मीटर स्क्वायर बनाना है एरिया, हमने देखा इसकी हाइट 4 मीटर है तो हमने 1/4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। इसी तरीके से आप क्या, जब आप इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आप फिर तमाम फैक्टर्स को 1/4 से मल्टीप्लाई करवाओगे। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को मिलाकर, जितना ऑब्वियस सी बात है जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ आपके तमाम मटेरियल्स की होगी। ठीक है, या फिर आप क्या, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर 1 होना चाहिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के 1 होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के सीरीज में। या तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, या सिंपल एज दैट कि आप 1/4 से सबको मल्टीप्लाई करवा दो, या आप ये वाली चीज़ यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, सिंपल सबसे आसान तरीका यूज़ किया, मैंने इसको 1 बनाया और फिर जो फैक्टर जिससे यहाँ पे 1 बनाया था मैंने उसको सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया 1/4 1/4 1/4। ठीक है, अब सिंपल सारी वैल्यूज़ मेरे पास नोन है। ठीक है, x भी आ गया, k भी आ गया, a भी आ गया। ठीक है, अब मैंने सबको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया। सॉल्व करके मुझे बता दो आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से मुझे बताओ सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है। मेरा आंसर 0.0195 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट आ रहा है। आई एम होप कि आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। चेक कर लो जल्दी से आंसर कि यही आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। फिर सिंपल एज दैट आप जो है अपना जनरल फॉर्मूला है डेल्टा टी अपॉन आर, जिसके अंदर आप इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर रखोगे और जो आपने रेजिस्टेंस मालूम किया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको पुट कर दोगे एंड देन यू कैन इजीली गेट द हीट फ्लो Q, द वैल्यू ऑफ Q। अच्छा, यहाँ पे ये कैपिटल Q होगा क्योंकि आपने एरिया वाला फैक्टर इनकॉर्पोरेट करवाया हुआ है हर जगह पर। अगर एरिया वाला फैक्टर इनकॉर्पोरेट ना करवाते और आप एरिया कॉमन लेके आप यहाँ पे डिवाइड करवा देते तो फिर आपके पास ये स्मॉलर Q होता। ठीक है, हीट फ्लो पर यूनिट एरिया। सिंस यू हैव यूज्ड द वैल्यू ऑफ एरिया दैट्स वाई ये कैपिटल Q है। ये वाली बात जो है कंफ्यूज नहीं होना पेपर के अंदर। यू शुड नो कि कब आपने Q स्मॉल लिखना है, यू शुड नो कब आपने Q कैपिटल लिखना है। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करो, लेट मी नो द आंसर, ताकि फिर जो है हम आगे डिस्कस कर लें इसको एंड देन वी विल फिनिश अवर क्लास। ठीक है, 0.02 इज क्वाइट ओके, क्योंकि 0.195 है तो इट वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.02। रोल नंबर 75 गुड। ठीक है, अब अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आप जनरल इक्वेशन के अंदर। इनिशियल टी ए और टी बी आपको मालूम है, विच इज आई थिंक टी ए इज 120 एंड टी बी इज 50। आप अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें एंड देन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपने मालूम की है उसको आप सब्स्टिट्यूट करें एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हीट फ्लो। अच्छा, यहाँ पे यूनिट किलो वॉट में है। ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द यूनिट। मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 1000 करवाया है ताकि मेरी वैल्यू जो है स्मॉलर में आए, डिजिट्स में आए। ठीक है, तो अगर आप वॉट में आएगी तो इट वुड बी 359,100। सही है। रोल नंबर 2 बहुत ही नियर वैल्यू आई है आपकी और मेरी। रोल नंबर 31 आई थिंक यू शुड नीड टू रीकैलकुलेट योर वैल्यू क्योंकि डिफरेंस फिर बाद में बहुत ज़्यादा आ जाएगा Q का। इस न्यूमेरिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम? रोल नंबर 32 बिल्कुल सही वैल्यू आई है, गुड जॉब। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल के अंदर, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो? इसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल है ये आप लोगों का होमवर्क है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक बता देती हूँ, आपकी सारी जो है थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, आपको सबकी थिकनेस गिवन है, आपको इसकी क्या कहते हैं लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और आपको इसकी हाइट गिवन है टोटल 10 सेंटीमीटर, जिसके अंदर B की 3 है और C की 7 है। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर गिवन है, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपने जस्ट जनरल फार्मूला बनाना है अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है और आपने उसको सब्स्टिट्यूट करना है अपने क्या कहते हैं फोरियर्स लॉ में। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल आप घर से करके आइएगा और मुझे आई विल आस्क यू द आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल टुमारो, फिर हम देखेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि जो 2-3 स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा भी बाकी सब
अपने ये जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करें। देयर हार्डली 5 स्टूडेंट्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको ही फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है इस आज की क्लास के बारे में तो यू कैन आस्क मी, या फिर आप मुझे चैट पे बता दें, मैं कल उसको जो है डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, और यू कैन लीव अ कमेंट, और फिर हम उसको कल